आज हम पढ़ने वाले हैं 11th का एक नया चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जो 11th का पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है ना। उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। तो ये हमारा नया चैप्टर है क्लास 11th का। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है ना। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। आज जो हमारा ये स्केलर एंड वेक्टर्स का वीडियो रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा, ठीक है ना। इसमें आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या है एंड रिलेटेड डेफिनेशंस, ठीक है ना, एंड रिलेटेड डेफिनेशंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो स्केलर्स एंड वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, पहला बात आपको कुछ चीजें याद करने। हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, बात समझिए, फिजिकल क्वांटिटी होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हम सब ने पढ़ा, ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। कुछ क्वांटिटी होता है, हम उसको फंडामेंटल ग्रुप में रखें, कैटेगरी में लगाए, एंड कुछ होता है जिनको हम डिराइव्ड कैटेगरी में रखें। ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एंड ये जो हम डिवाइड किए थे, कौन सा बेसिस में किए थे भाई? ना ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है ना, डिपेंडेंसी, कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से उस पार्ट को हम बेस करके जो डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, हम उसको डिराइव बोल के नाम दिए और डिपेंडेंट बोल के नाम दिए, ठीक है ना, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बोल के नाम दिए। एंड जो डिपेंड नहीं करता किसी और के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको हम लोगों ने नाम दिया फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी बोल के नाम दिया। फंडामेंटल और बेस और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज बोल के नाम दिया हम लोगों ने। ध्यान से सुनते रहिएगा भाई, ठीक है ना। एंड हम लोगों ने ये फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या पढ़े, हम लोगों ने ये फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या पढ़े कि द मेजरेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर एक फिजिकल थिंग को रिप्रेजेंट करता होगा, बात समझिए, जो कैरेक्टर एक फिजिकल थिंग को रिप्रेजेंट करता होगा एंड वो कैरेक्टर को आप मेजर कर पाओ। देखो भाई, डेफिनेशन रट्टा मारने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। आप बस समझिए, चीजों को समझ के याद रखने की कोशिश कीजिए एंड न्यूमेरिकल कीजिए। एंड अगर आप न्यूमेरिकल कर पाते हैं ना, मतलब फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है ना। एंड न्यूमेरिकल रट्टा मारने से होता नहीं है भाई, ठीक है ना। सो देखिए, मैं बोला द कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कैरेक्टर्स ऑफ ए फिजिकल थिंग, दोज आर मेजरेबल, दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर मेजरेबल, दोज कैरेक्टर, द कैरेक्टर्स व्हिच आर मेजरेबल, ठीक है ना, जो मेजर हम कर सकते हैं, जो हम मेजरेबल कर सकते, जो मेजर कर सकते हैं, वो सभी को ही हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है रे भाई? एक कैरेक्टर होता है, जैसे लेंथ, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो क्या कंपेरेबल कैरेक्टर्स, आप ऐसे बोल सकते हो द कंपेरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है ना, वो सभी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया, ये सब एक एक फिजिकल क्वांटिटी है, बात समझिए। अब बात ये है कि ये जो मेजरेबल का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे, कंपेयर करते थे, हाँ ना, कंपेयर करते थे, ठीक है ना, कंपेयर करते थे। दैट प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन को क्या बोलते थे हम लोग? जो हम प्रोसेस यूज करते थे, दैट प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, ठीक है ना, जो हम कंपेयर करने का प्रोसेस है, हम उसको बोलते थे मेजरमेंट। क्या बोलते थे रे भाई? ना, मेजरमेंट। ये एक प्रोसेस है। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन है। जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं कि मेरे को 2 किलो आलू चाहिए, तो वो क्या करता है, 2 किलो के हिसाब से आपको 2 किलो कंपेयर करके किसी चीज से
जो 2 किलो के बराबर है उससे कंपेयर करके आपको आलू देता है, ठीक है ना। सो दैट प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन इज नोन एज मेजरमेंट। आपका हाइट में बोलूंगा, लेट मेरा हाइट अगर मैं बोलूंगा कि 130 सेंटीमीटर, तो मैं जब सेंटीमीटर के हिसाब से कंपेयर करता हूं मेरा हाइट आता है 130। यही चीज को अगर मैं मीटर के हिसाब से कंपेयर करूं तो आ जाएगा 1.3, ठीक है ना, 1.3 मीटर। बात समझ लेना। सो दैट प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन जो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। एंड ये मेजरमेंट में जो आता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं रे भाई हम? मैग्नीट्यूड। बात समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन में, बात समझिए, जो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन में, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो वैल्यू आता है आपका, जैसे मैं अपना हाइट मेजर किया 130 सेंटीमीटर आया, दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा मेजरमेंट में उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। भाई समझो बात, कुछ मैग्नीट्यूड मतलब इधर उधर का चीजें नहीं है रे। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? जो कंपेयर कर, हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किए, एंड देखो अगर आप एक चीज को कंपेयर नहीं कर पाते आप उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल नहीं सकते। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलो। अगर आप एक चीज को कंपेयर कर पाते हो देन आपको हक मिलेगा कि आप उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। एंड अगर आप कंपेयर कर पाते हो देन आप, बात समझो, अगर आप कंपेयर कर पाते हो देन आपको उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जो प्रोसेस में आप किए होंगे कंपेयर, उसमें जो वैल्यू आता है, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन मेजरमेंट में जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को ही हम लोगों ने बोला कि भाई ये मैग्नीट्यूड है बोल के। इसका मतलब, बात समझिए, कनेक्शन कीजिए, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दोज कंपेरेबल कैरेक्टर्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो कैरेक्टर कंपेरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने से क्या मिलेगा? द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो वैल्यू मिलता है, जो वैल्यू विथ यूनिट तो मिलेगा ना भाई, हाँ कि ना। वैल्यू विथ यूनिट जो मिलता है उसी को ही आप क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड। भाई सब ना अलग अलग करके रखो, मिला मत दो सब, ठीक है ना। सबको ना क्लैरिटी में जो समझ रहा हो सबको अलग अलग करके रखो, मिक्सचर मत बना दो, ठीक है ना। सो देखो, तो जो कैरेक्टर्स को हम कंपेयर किए वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, एंड फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करने के बाद, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन के बाद हमें जो मिलता है वैल्यू विथ यूनिट, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या समझ आया? इसका मतलब ये है दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका एक कॉमन फैक्टर है, दैट एक कॉमन चीज है, दैट इज क्या है ना? मैग्नीट्यूड। ऐसा कुछ चीजें है ही नहीं जिसको आप बिना कंपेयर करके बोलोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। कंपेयर नहीं करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो जिसको कंपेयर करोगे उसका वैल्यू होगा, क्योंकि उसका कंपैरिजन में मेजरमेंट किए होंगे तो वैल्यू होगा। वैल्यू विथ यूनिट को बोलते हो मैग्नीट्यूड। इसका मतलब चाहे वो फंडामेंटल हो कि चाहे वो डिराइव हो, वो सभी को आप कंपेयर करके वैल्यू लाते हैं, वैल्यू विथ यूनिट, उसी को बोलते हो मैग्नीट्यूड। तो बात समझो, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव हो, कुछ भी हो, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव हो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है देन उसका मैग्नीट्यूड होना नेसेसरी है। तो नोट लिख लेंगे हम लोग। क्या लिख लेंगे? नोट ना। नोट लिख लेंगे भाई। क्या लिख लेंगे ना? अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है देन वहां उसका मैग्नीट्यूड होना नेसेसरी है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका एक कॉमन चीज होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव हो चाहे वो जो भी हो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड होगा। इट मीन्स ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो ना? सबके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सभी के पास मैग्नीट्यूड होना नेसेसरी है। जैसे देखो अभी 10th सब पास आउट हुए भाई, ठीक है ना। मैं बेसिकली अपना इंस्टीट्यूट में अगर किसी को पूछता हूँ ना स्टूडेंट लोग को कि 12th के बाद करेंगे क्या, ठीक है ना, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर अभी तक सोचे नहीं।
कुछ बच्चे पूरा फाइनली मतलब पूरा डिसाइडेड है कि सर हमें एमबीबीएस करने हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूरा फुल्ली डिसाइडेड है कि सर हमें तो नीट दे के एमबीबीएस करने हैं। कुछ बच्चे आईआईटी का तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बोलते हैं सर हमें तो पता नहीं सर, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे जो होगा देखा जाएगा? देखो ऐसे देखो, जैसे स्टूडेंट्स में देखिए, स्टूडेंट्स में क्या होता है, कुछ बच्चे एमबीबीएस, कुछ बच्चे आईआईटी एंड कुछ बच्चों को पता नहीं, ठीक है ना। ये पता नहीं भाई, ये एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। वैसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होता है, देखो सारे स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे भाई, वही पढ़ेंगे 11th 12th में, सारे साइंस पढ़ेंगे, सारे फिजिक्स में वही सिलेबस करेंगे, समझ रहे हो। तीनों कैटेगरी का सिलेबस वही है, मैग्नीट्यूड वही है, वैल्यू वही है, समझ, पढ़ाई तो वही होगा। वैसे ही सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास एक कॉमन चीज होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बट जैसे देखो, ये स्टूडेंट का एक एम है सर एमबीबीएस करना है, ये स्टूडेंट का एक एम है कि सर आईआईटी करना है। कुछ स्टूडेंट का एम है ही नहीं, सर पता नहीं, जो होगा देखेंगे सर, अगर हम नीट देंगे एमबीबीएस मिला तो चले जाएंगे, आईआईटी देंगे, जेई मेन क्लियर हो गया चले जाएंगे। भाई उनका तो कुछ होगा ही नहीं, क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि देखो अगर आप अभी से सोचोगे नहीं, आप बोलोगे सर मैं पहले 11th करूँगा, ठीक है, फिर सर 12th करूँगा अच्छे से, फिर जाके नीट करूँगा या तो जेई करूँगा। आप कितना बार सोचे? 3 बार। तो आपको ऑब्वियसली 3 साल लगेंगे, 2 साल में तो होने ही नहीं वाला ये सब, समझ ना। आप अभी से सोचिए कि मेरा 11th 12th खत्म हो चुका है एंड मैं तैयारी कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ऐसे सोचिए, ऐसे सोच के पढ़ेंगे ना, पक्का 12th के बाद अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, देखिए आप, ठीक है ना। तो बात समझिए, पता नहीं वालों का एक स्पेसिफिक ना एम नहीं है, स्पेसिफिक एम नहीं है, दैट इज डायरेक्शन नहीं है भाई, किधर भी उनको ढकेल दो चले जाएंगे सर, हमें क्या, ठीक है ना। बट इनको किधर भी ढकलने से नहीं जाएगा, उनको भाई चाहिए सफेद कोट, समझ रहे हो ना, तो इनको कहीं पे भी ढकलने से नहीं है, वो पूरा फुल्ली डिसाइडेड है भाई, ये तो डायरेक्शन हम सर एमबीबीएस मतलब हमें इधर ही जाने हैं सर, आईआईटी इधर ही जाने हैं, समझ रहे हो ना। एंड कुछ बच्चों का स्पेसिफिक एम और डायरेक्शन होता ही नहीं है। वैसे ही देखो सारे सिलेबस पढ़ेंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। कुछ फिजिकल लाइक कुछ स्टूडेंट का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है एमबीबीएस की आईआईटी, समझ लो ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का वैसा ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, बात समझिए। सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, बात समझ रहे ना, सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, बट सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास स्पेसिफिक एम और डायरेक्शन नहीं होगा, समझ रहे ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के पास एक एक्स्ट्रा चीज होगा, मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा, क्या होगा ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और एम, समझ रहे हैं। एंड ये स्पेसिफिक डायरेक्शन और एम सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट के पास होता है कि भाई ऐसा एक तो स्टूडेंट मिल ही जाएगा आपको, सर पता नहीं, समझ रहे। वैसे ही सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, अपना अपना वैल्यू होगा, बट सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास ये स्पेसिफिक डायरेक्शन और एम नहीं होगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी के पास, बात समझिए, सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा भाई, मैग्नीट्यूड होगा, बट जो फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ, बात समझिए, एक एक्स्ट्रा चीज डायरेक्शन होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन मतलब भाई ऐसा नहीं कि बहुत सारा, भाई एक बार में एक ही डायरेक्शन होगा। आप एक बार में इधर खा सकते हो या तो डांस कर सकते हो, बात समझ रहे हो ना। आप एक बार में खाते खाते डांस करो, आप पागल हो क्या? खाते खाते कैसे डांस करोगे, समझ रहे हो बात। लोग पागल समझेंगे आपको। आपको कोई बोलेगा कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, आप बोले क्या कर रहे हो, आपको कोई पूछा क्या कर रहे हो, आप बोले पढ़ रहा हूं बोले, ठीक है।
तो क्या पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोले, अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोल दिए। अरे ऐसे कैसे, एक बार में 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं? बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार में एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा भाई, एक टाइम में एक ही डायरेक्शन होगा। इधर आप इधर जाओ या तो इधर जाओ। आप बोलोगे सर यहां पे खड़े होके सर मैं इधर भी चला गया इधर भी चला गया, अरे ऐसे कैसे, समझ रहे? इधर आप एमबीबीएस वाले कॉलेज में जाइए या तो आईआईटी वाले कॉलेज में जाइए। आप बोलोगे सर मैं दोनों डिग्री ले लूंगा एक साथ में, मजाक है क्या? समझ रहे ना भाई? ठीक है ना? तो बात समझिए। तो कुछ फिजिकल, देखो सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है वो सभी को बोलते हैं वेक्टर्स, एंड जो फिजिकल क्वांटिटी के पास ये नहीं होता उनको बोलते हैं स्केलर्स। तो ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या है रे भाई? ये सब फिजिकल क्वांटिटी का एक एक कैटेगरी है, कुछ इधर उधर मत सोचिए। ये जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये क्या है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी का ही एक एक कैटेगरी है। क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। तो हम पहले क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी को कौन सा बेसिस में डिवाइड किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, है कि ना? डिपेंड, जो डिपेंड कर रहा है दूसरों पे वो डिराइव, और डिपेंडेंट जो नहीं करता किसी के ऊपर डिपेंड, फंडामेंटल। सबको मिला दिए, सबका होता है मेजरमेंट, सबका होता है मैग्नीट्यूड, सबको मिला दिए फिर देखे, सबको मिलाने के बाद फिर देखे जिनका डायरेक्शन होता है उनको दिए वेक्टर, उनको कैटेगरी कर लिए कि सबका तो मैग्नीट्यूड होता है ना, तो जिनका डायरेक्शन होता है उनको कैटेगरी कर लिए, बोले कि तुम लोग भाई वेक्टर हो। जिसका नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, कि भाई तुम लोग दुखी मत करो, तुम्हारा अलग दुख, मतलब क्या, सैड मत हो, तुम्हें अलग से एक कैटेगरी बनाया गया स्केलर्स। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एंड अभी जो डिवाइड किया गया कौन सा बेसिस में किया गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। जो फिजिकल क्वांटिटी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का सहारा लेता है उसको बोलते हैं वेक्टर्स। एंड जो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता है ना, जो डायरेक्शन का सहारा नहीं लेता वो है स्केलर्स। तो आप क्या समझेंगे ना, वेक्टर्स में क्या है भाई ना, मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। इसमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। कुछ समझ आ रहा है? वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं। वेक्टर्स में डायरेक्शन है, स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी, देखो सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है उनको वेक्टर बोला गया, जिनके पास नहीं है उनको स्केलर बोला गया। इसका मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर स्केलर्स, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेक्टर्स। सिंपल लगे, ठीक है ना? सिंपल, ठीक है। सो अब देखिए, तो आप क्या लिखेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे क्या लिखेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी बताइए ना, एक होगा मैग्नीट्यूड एंड होगा डायरेक्शन, समझ रहे? एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं भाई? एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। ओके, तो हमें यह पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, स्केलर्स में ओनली मैग्नीट्यूड होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है ना? ये जो वेक्टर क्वांटिटी है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसका सिंबल क्या यूज करें, एंड हम इसको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्यों लिखें, ठीक है ना? व्हाई नॉट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, व्हाई नॉट मैग्नीट्यूड माइनस डायरेक्शन, ठीक है ना? तो बात समझिए, इसमें यहां पे इनटू करके क्यों रहेगा, ठीक है ना? वो बात सब अभी डिस्कस करेंगे।
तो अब स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, समझ आ गया। स्केलर्स एंड वेक्टर्स बस फिजिकल क्वांटिटीज का नाम है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर्स, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है वो वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। हेडिंग दे देंगे आप लोग, तो हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ठीक है ना, रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ध्यान दीजिए, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो पहला बात, लेट अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास लेट एक वेक्टर है, लेट एक क्वांटिटी है ए जो कि वेक्टर है, लेट एक क्वांटिटी है ए इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विच इज ए वेक्टर। बात समझिए, वेक्टर ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर है। बात समझिए, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा ना, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, मैंने क्या करना है, इसको एक सिंबल यूज करना। मैं हमेशा ऐसे वेक्टर है नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको सिंबल यूज करूंगा। ठीक है, बात समझिए। तो जहां पे भी ऐसे ए के ऊपर एक एरो बार होगा और ए के ऊपर एक सिंपल बार होगा, वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को। तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो हम हमेशा ऐसे वेक्टर ए नहीं लिखेंगे, वी विल यूज द सिंबल्स। ठीक है ना, तो वेक्टर ए यूज करेंगे सिंबल्स। ठीक है ना, तो बात समझिए। तो ये जो वेक्टर ए है इसमें क्या है, देखो आप ऐसे लिखोगे ना, वेक्टर ए इक्वल्स टू, मैं तो सिंबल यूज कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, हाँ या ना, ऑफ द वेक्टर है, फिर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है। आप बोलोगे सर यहां पे इनटू क्यों किए, भाई सिमिलर चीजों को ऐड करते हैं। अगर आपका देखो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों अलग है। आपको डायमेंशन फॉर्मूला में बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बोला गया, आप सिर्फ सिमिलर चीजों को ऐड करेंगे। आपके पास अगर एक समोसा होगा और 2 समोसा लाएंगे तो 3 समोसा होगा। एक समोसा होगा, 2 आलू चप लेके आएंगे, बोलेंगे सर मैं ऐड कर दिया 3 समोसा आलू चप हो गया। अरे क्या ग्राइंडिंग कर दिए क्या, ये कभी पॉसिबल नहीं है। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो हम यहां पे सिर्फ इनटू ही कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते कि प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है। बात समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए में ये दोनों चीजें होता है तो मैंने दोनों चीजों को इनटू करके रखा, क्योंकि मैं प्लस नहीं कर सकता एंड माइनस नहीं कर सकता, तो मैंने इनटू करके रखा। अब मैं जैसे वेक्टर ए को सिंबलाइज किया, वैसे अगर मैं हमेशा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो लिखूंगा नहीं ना। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर ए को सिंबलाइज किया, मैग्नीट्यूड को भी एक सिंबल दिया एंड डायरेक्शन को भी एक सिंबल यूज किया। तो ये जो वेक्टर ए है मैंने उसको सिंबल लिया क्या, ए के ऊपर एक एरोहेड। वैसे मैग्नीट्यूड को मैंने क्या सिंबल लिया, ए का मोड। और मैं सिंपल मैग्नीट्यूड को ऐसे भी ले सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए को मैं सिंपल ए बोल के लिख सकता हूं और ए का मोड बोल के भी लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है, इसको बोलते क्या है ना, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिवली लिया जाता है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड हमेशा जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिवली आता है, जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए
that represents the magnitude of the vector, A. वैसे देखो ये जो हो गया मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो हो गया डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक कैप है इसको क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे इसको मॉडुलस ऑफ द वेक्टर पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं एक कैप। कभी किसी को टोपी पहनाए हो, टोपी, ठीक है, एक कैप, ठीक है ना। तो ये जो होता है एक कैप, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एक कैप, ये रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को, समझ लो ना। ये बस एक सिंबल लिया गया है कि हम हमेशा से डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है नहीं लिखेंगे, तो फॉर दैट वी जस्ट यूज सम सिंबल्स, ठीक है ना, कि वेक्टर ए। तो अगर हमें बोलेगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है बी, बात समझिए, एक फिजिकल क्वांटिटी है बी जो कि वेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे ना, वेक्टर बी इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड एंड बी का डायरेक्शन। कुछ समझ आ रहा है भाई? बी वेक्टर इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड, बी का डायरेक्शन, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड, बी का डायरेक्शन। अगर हमें बोलेगा कि एक वेक्टर है जो कि डी है, तो डी वेक्टर क्या लिखेंगे ना, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर का डायरेक्शन। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल डी और मॉडुलस ऑफ डी देगा, एंड डी वेक्टर का डायरेक्शन डी का कैप देगा। सिंपल है भाई, समझ रहे ना। एंड ये जो डायरेक्शन है इसका जैसे मॉडुलस ऑफ द वेक्टर दिया गया नाम, इसको नाम दिया गया यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। क्या नाम दिया गया? यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। क्या नाम दिया गया इसको? यूनिट वेक्टर। मैं इसको बोलूंगा आपको कि इसको यूनिट वेक्टर बोल के क्यों नाम दिया गया। यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर that gives only direction of the vector। ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को मोड बोल के बोला गया और रिप्रेजेंट कैसे किया? सिंपल ए में। डायरेक्शन को एक कैप बोल के बोला गया एंड इसका नाम दिया गया यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एंड कैप वाला पार्ट होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस बोला गया एंड डायरेक्शन को ए कैप व्हिच इज नोन एज यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर बोला गया। बात समझे? यूनिट वेक्टर क्यों बोला गया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आगे जाके बताऊंगा। पैसेंस रखिए, मैं खुद बताऊंगा, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्यों बोला गया मैं खुद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बात समझिए। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि रिप्रेजेंट ए वेक्टर, तो आप क्या करेंगे? कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए ना। क्या? अगर मैं बी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, बी का मैग्नीट्यूड एंड बी का डायरेक्शन। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन का नाम क्या दिया गया? यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। बात समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए मैं जो बोल रहा हूं। अगर आप एक वेक्टर हो, आपका मैग्नीट्यूड होगा, आपका डायरेक्शन होगा, है ना। मैं आपका बात कर रहा हूं, ठीक है, आम आदमी पार्टी का नहीं। अगर आप एक वेक्टर हो, आपका मैग्नीट्यूड होगा, आपका डायरेक्शन होगा। बात समझो, आपका डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर किसका? आपका होगा। लेट में ऐसे दिया कि P एक वेक्टर है, तो P का मैग्नीट्यूड होगा, P का डायरेक्शन होगा। ये कौन है? यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर P। बात समझिए, ये यूनिट वेक्टर हर वेक्टर का एक एक अपना अपना यूनिट वेक्टर होगा। हर वेक्टर का अपना अपना रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर होगा। P वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर P का डायरेक्शन देगा। बात समझिए। B वेक्टर का यूनिट वेक्टर B कैप वेक्टर B का डायरेक्शन देगा। मैं अगर वेक्टर D लिखूंगा, D कैप, D वेक्टर का यूनिट वेक्टर D कैप वेक्टर D का डायरेक्शन देगा। कुछ समझ रहे?
एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर का ही डायरेक्शन देगा। डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर डी का डायरेक्शन देगा। डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर बी का डायरेक्शन नहीं देगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यूनिट वेक्टर हर वेक्टर का होता है, ठीक है ना। ईच एंड एवरी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है एंड उसका सिर्फ काम ये है वो रेस्पेक्टिव वेक्टर का डायरेक्शन दे। समझ रहे हो ना। अगर बी कैप किसका यूनिट वेक्टर है? वेक्टर बी का, तो वो सिर्फ बी वेक्टर का ही डायरेक्शन देगा। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं भाई, ये कंफ्यूजन अभी यहां पे लगेगा समझ आ गया, बट आप जब न्यूमेरिकल करेंगे ना फंसेंगे, इसीलिए मैं बार बार इसी को रिपीट करके बता रहा हूं कि इसको याद रखिए। हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है एंड वो यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर का ही डायरेक्शन देता है जिसका वो यूनिट वेक्टर है। बी कैप बी का यूनिट वेक्टर है, तो सिर्फ ये बी कैप सिर्फ बी का ही डायरेक्शन देगा। पी कैप पी का यूनिट वेक्टर है, वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर है, तो ये जो पी कैप है वो सिर्फ वेक्टर पी का ही डायरेक्शन देगा। डी कैप वेक्टर डी का यूनिट वेक्टर है, तो ये सिर्फ वेक्टर डी का ही डायरेक्शन देगा। समझ आया। तो हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो आपको यहां पे पहला फॉर्मूला मिल गया कि वेक्टर ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, याद रखेंगे। एंड मैं ऐसे लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। अगर मैं डायरेक्शन पूछेगा, मुझे पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए, मुझे पूछेगा, ठीक है ना। तो ए कैप क्या होगा? द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा ना, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द, देखो ये जो है पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर, जो वेक्टर का यूनिट वेक्टर ओ वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोले, ठीक है ना। देखो भाई, लेट आपके पास, ठीक है, एक आपके पास लेट मैं बोलूंगा, आप एक डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। डायरेक्शन आप आगे जाके देखेंगे, हम 4 तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक वेक्टर का जो आंसर आएगा 4 तरीके में हम वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। आगे हम क्वेश्चंस बनाएंगे तब मैं बोलूंगा, ठीक है ना। सॉरी। सो देखो, तो यहां पे मैं ये बात करूंगा कि मैं यूनिट वेक्टर इसको क्यों बोलता हूं, ठीक है। देखो, लेट मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहां पे जो मैग्नीट्यूड है वो 20 सेंटीमीटर है, जो टूवर्ड्स नॉर्थ है वो डायरेक्शन है। बात समझ रहे ना। यहां पे जो मैग्नीट्यूड है वो 20 सेंटीमीटर है, जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है। अब देखो, मैग्नीट्यूड में मैं पूरा ले लिया, मैग्नीट्यूड में ये P में पूरा ले लिया, ठीक है। अब P कैप क्या होगा? इनटू है ना, मैं इसको 0 नहीं ले सकता। अगर मैं 0 लूंगा, ये 20 इंटू 0, इसको तो मैं 0 नहीं ले सकता ना, इनटू है ना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज क्या होता है? एनीथिंग होता है, हाँ कि ना। मतलब समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 1, समथिंग होता है। तो मैं अगर 20 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ही जाके वो 20 आएगा। मैं अगर इसको लेट, ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों इनटू है एक दूसरे के साथ, ये दोनों इनटू है एक दूसरे के साथ, मैं अगर बोलूंगा मैं इसको 0 ले लूंगा, हो गया कि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। ये अगर मैं 2 ले लूंगा, 2 ले लूंगा, तो ये देखो, ये अगर मैं 2 ले लूंगा तो ये 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू है 1 बोल के लेते हैं, सो दैट 1 को हम मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करने से भी, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके ही रहेगा ना, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके ही रहेगा ना, तो जब हम मैग्नीट्यूड को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। समझ रहे ना। तो ये मेरा कंसेप्ट है। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अभी देखो, ये जो डायरेक्शन आता है ना, जिसका भी डायरेक्शन आएगा, ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
हमेशा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। बात समझो, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, समझ, इसका मतलब ए कैप का अपना मैग्नीट्यूड 1 होगा, समझ लो ना। तो जो वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन होता है एंड मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो हम वेक्टर का टाइप में ये देखेंगे। तो अभी हम ये देख लिए कि हाउ टू सिंबलाइज ए वेक्टर, ठीक है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली ए वेक्टर, ठीक है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली ए वेक्टर। अभी हम देखेंगे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर को, डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हर वेक्टर में क्या चीज होता है भाई, हर वेक्टर में अगर वेक्टर ए होगा तो वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए में उसका अपना डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन को क्या बोला गया, यूनिट वेक्टर। जब आपको यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर पूछेगा आप क्या निकालेंगे, ए कैप। जब भी आपको यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर पूछेगा आप क्या निकालेंगे, ए कैप। तो यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए क्या होगा ना, ए कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। पूरा प्रिंट करके दिमाग में रखना है, थ्योरी जाके घर पे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली। एक डायग्राम में हम कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको बोला गया वेक्टर में, हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन होता है हर वेक्टर में, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या करना है, लेट वेक्टर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में। बात समझो, वेक्टर को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बोलोगे सर कर्व में रिप्रेजेंट नहीं करते क्या, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी भाई यहाँ पे परमानेंट है ही नहीं, परमानेंट आप कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, स्टैम्प नहीं लगाओगे, ठीक है ना, कि बात समझिए, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट है नहीं, हर चीज़ें चेंज होता है भाई साइंस में। आज जो आप पढ़ रहे हो कल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वेक्टर को हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। लेट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर पी क्यू। अगर यह वेक्टर है देन इसको, बात समझिए, अगर यह पी क्यू लाइन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, द लाइन, जो लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। बात समझिए, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग the vector is known as, representing the vector is known as magnitude, or the length of the line representing the vector represents the magnitude of the vector, ठीक है ना, or represents the magnitude of the vector, ठीक है ना, of the vector। जो अगर आप एक लाइन को वेक्टर के हिसाब से लेते हैं, वो वेक्टर का जो लेंथ है, दैट लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है ना, जो भी होगा वो लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहां पे ये जो पी क्यू है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा तो ये लेंथ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा ना, एक डायरेक्शन होना चाहिए स्पेसिफिक।
कि ये P से Q जा रहा है ना Q से P जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर, समझ लेना। देखिए जो स्पेसिफिक डायरेक्शन बोला गया, आप देखो, आप अभी जो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन देख के पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कहाँ पे, फाइनल पॉइंट कौन सा है, मोबाइल का स्क्रीन, हाँ कि ना, मोबाइल का स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हैं आप। तो अभी आप जो देख रहे हैं, आपका फाइनल पॉइंट कौन सा है, मोबाइल का स्क्रीन, हाँ कि ना। उसके बाद अगर क्या होगा कि नहीं होगा आप तो देखेंगे नहीं ना, बात समझिए, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए डायरेक्शन एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। डायरेक्शन हमेशा एक इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है, एक फाइनल पॉइंट में खत्म होता है, ठीक है ना, बात समझिए। डायरेक्शन हमेशा एक इनिशियल पॉइंट में शुरू होता है, फाइनल पॉइंट पे खत्म होता है। द इनिशियल पॉइंट, समझ लो ना, डायरेक्शन हमेशा एक वेक्टर में 2 पॉइंट होगा भाई, एक वेक्टर में 2 पॉइंट होगा, ठीक है ना। एक होगा इनिशियल पॉइंट, जैसे आप देख रहे हो कहां से, आपका जो आए है ना, आए है वो आपका इनिशियल पॉइंट, आप वहां से देख रहे हैं, कहां पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, वो फाइनल पॉइंट है। तो हमेशा डायरेक्शन, एक वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। हमेशा एक वेक्टर का डायरेक्शन, ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, कहां से कहां होता है, इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। एंड जो इनिशियल पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। जो फाइनल पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। और फाइनल पॉइंट को एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो यू कैन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है P, तो ये टेल होगा, एंडिंग पॉइंट है Q, तो ये हेड होगा। तो डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है, फ्रॉम इनिशियल, दैट इज टेल ऑफ द वेक्टर, टू द हेड ऑफ द वेक्टर। दिस एरो ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। बात समझ रहे हैं? जो एरो है ये लाइन में, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, एंड जो लेंथ है वो लाइन का, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर डायग्रामेटिकली, ना बाय टेकिंग ए लाइन विथ एन एरो हेड ओवर द लाइन, ठीक है ना, बाय टेकिंग ए लाइन विथ एन एरो हेड ओवर द लाइन। तो दैट एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, एंड दैट लेंथ ऑफ द line represents, the arrow in the line represents direction of the vector, the length of the line represents the magnitude of the vector. Are you clear भाई? कुछ समझ आ रहा है? तो कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल के हिसाब से ना। अगर एक वेक्टर है हमारे पास A, तो A मैग्नीट्यूड, A डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोला गया। हर वेक्टर का अपना अपना एक यूनिट वेक्टर होता है, हर वेक्टर का अपना अपना यूनिट वेक्टर होता है। जो देखो, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर का ही डायरेक्शन देगा। मेरा यूनिट वेक्टर मेरा भाई का डायरेक्शन नहीं देगा, मेरा यूनिट वेक्टर मेरा ही डायरेक्शन देगा। बात समझ रहे ना? तो मेरा मैग्नीट्यूड मेरा वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे? तो वेक्टर ए का जब यूनिट वेक्टर पूछेगा तो आप वेक्टर ए का ए कैप निकालेंगे। कैसे ना, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर? हमेशा डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय टेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विथ एन एरो हेड ऑन द लाइन। जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द लाइन होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगा, एंड जो एरो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। क्या समझ आ रहा है भाई? हाँ कि ना? कुछ समझ आ रहा है? तो हमने पढ़ लिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए बहुत सारा टाइप का वेक्टर है हमारे पास, बहुत सारा टाइप का वेक्टर है।
ठीक है ना। तो अभी हमें तो पता चल गया कि हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, हर वेक्टर का डायरेक्शन होता है अपना अपना, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मैंने बोला मेरे पास लेट दो वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास लेट दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। ये दोनों ना एक दूसरे के साथ इक्वल है, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। बात समझिए, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा, हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपको कंपेयर किया कि आपका लेट परसेंट आया 96, ठीक है, कोई दूसरा स्टूडेंट आया आपको बोला तुम जितना लाया मेरा दोस्त भी उतना परसेंट लाया, तो आप बोले कितना लाया है कि, तो वो बोला 95, तो आप बोलोगे कि मेरा तो 96 आया, इसका मतलब इक्वल नहीं है, हाँ कि ना। नहीं, लेट वो बोला 96, बात समझिए, वो बोला आपका लेट 96% आया है, उसका दोस्त का भी 96% है, ठीक है, तो इक्वल है। फिर आप बोले मेरा मैथ में 99 आया है, वो बोला हाँ उसका भी 99 आया है, ठीक है। फिर आप बोले मेरा मैथ में जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क कट गया है, ये बोला हाँ उसका भी 5th वाले में ही 1 मार्क कटा है, इसका मतलब इक्वल है, हाँ कि ना। फिर वो बोला साइंस में मेरा, आप बोले कि मेरा साइंस में 100 आया है, तो वो भी बोला मेरा दोस्त का भी 100 आया है। इक्वल कब होंगे भाई, जब हर चीजें इक्वल होगा, जो जो अवेलेबल है दोनों में कैरेक्टर वो सब इक्वल होगा। वेक्टर ए में क्या है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वेक्टर बी में क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, ठीक है ना। बात समझिए, आप मैथ का मार्क को लेके साइंस के मार्क के साथ इक्वल नहीं किए, मैथ का मैथ के साथ, साइंस का साइंस के साथ, ठीक है ना, 5th नंबर के साथ। हर चीजें रेस्पेक्टिव होना चाहिए। इसका इक्वल कब होंगे, जब इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू के साथ इक्वल होगा। मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन इक्वल होगा। इसका मतलब ए बोलेगा मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना, तो बी बोलेगा मैं भी नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, भाई कौन सा बड़ा काम कर रहा है तुम, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन होगा एंड वैल्यू भी सेम होगा। ये बोलेगा मैं 15 मीटर पर सेकंड में जा रहा हूं, ये भी बोलेगा मैं भी 15 मीटर पर सेकंड में जा रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो a इक्वल टू बी कब होगा, जब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड के साथ सेम होगा, a का डायरेक्शन b का डायरेक्शन के साथ सेम होगा। a का मैग्नीट्यूड b का डायरेक्शन नहीं लेंगे, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड सेम होगा, a का डायरेक्शन b का डायरेक्शन सेम होगा। हमेशा डायरेक्शन सेम होने से दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा ना, 0 डिग्री। दो इक्वल वेक्टर देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन, एंगल बनेगा कि 0 डिग्री, ठीक है ना। तो द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स क्या है, समझ आ गया, इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन सेम होगा एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो सेम लेंथ लेंगे। अगर ये वेक्टर ए होगा ये वेक्टर बी होगा, देखो लेंथ सेम होगा दोनों का एंड डायरेक्शन भी, एरो भी एक ही तरफ होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जाएगा, तो डायरेक्शन सेम होगा एंड मैग्नीट्यूड लेंथ भी सेम होगा, समझ, लेंथ सेम होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगा, तो दैट विल बी योर क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स। देन आएगा नेगेटिव वेक्टर्स, क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है ना, नेगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है ना, a इक्वल टू माइनस बी, दैट इज a का मैग्नीट्यूड a का डायरेक्शन, समझ रहे ना, a का मैग्नीट्यूड a का डायरेक्शन, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस ऑफ b का मैग्नीट्यूड b का डायरेक्शन। आप a इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं और b इक्वल टू माइनस a लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो भाई। देखो ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड डायरेक्शन माइनस से अपोजिट होगा। बात समझ रहे, आप जानना चाहते हो
आप जाके क्रिकेट खेलना चाहते हो, मम्मी बोली क्रिकेट खेलेगा, पढ़ाई करो चुपचाप, समझ रहे हो? अपोजिट, आप कुछ करना चाहते हो उसका अगेंस्ट जाएंगे, अपोजिट, नेगेटिव। आप क्या बोले हैं, घर पे सपोर्ट नहीं करते यार, अपोज करते हैं, ठीक, समझ रहे ना? इक्वल वेक्टर में क्या हुआ, सपोर्ट करा, आप जाना चाहते हो ऊपर, चलो ऊपर चलो भाई, ठीक है ना, बात समझिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के साथ सेम होगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर के साथ अपोजिट होगा, समझ रहे, अपोजिट हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी यार, सॉरी। ए वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर का डायरेक्शन के साथ अपोजिट हो जाएगा, तो जाके बोलेंगे वेक्टर को अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर से बोल के। मतलब ए अगर जाएगा इधर, बी उतना ही वैल्यू लेके अपोजिट में जाएगा, तो ए एंड बी आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड के साथ सेम, ए का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, और बी कैप इक्वल्स टू माइनस ए कैप, ठीक है ना। ए अगर राइट जा रहा है बी जाएगा लेफ्ट, ए अगर ऊपर जा रहा है बी जाएगा नीचे, ठीक है ना। कुछ समझ आ रहा है भाई, है या ना, कुछ समझ आ रहा है? देन आएगा, देखो एक हो गया इक्वल वेक्टर्स, एक हो गया नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है ना, ये है नेगेटिव वेक्टर्स, ब्लू में लिखा है, ठीक है ना, ये इक्वल वेक्टर का। तो इनके बीच एंगल कितना होगा, देखो एक जा रहा है राइट, एक जा रहा है लेफ्ट, तो एंगल कितना बनेगा, द एंगल बिटवीन टू अपोजिट वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू नेगेटिव वेक्टर्स कितना होगा, टू नेगेटिव वेक्टर्स कितना होगा, 180 डिग्री, है कि ना, वेक्टर सी जी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है ना। पोलर वेक्टर क्या है, जो एक पॉइंट पे काम करेगा, एक पॉइंट से निकलेगा, एक पॉइंट से निकल रहा होगा, या तो एक पॉइंट पे काम करेगा, पोलर वेक्टर। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब पोलर वेक्टर होता है। कुछ वेक्टर्स होते हैं एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी का डेफिनेशन आपको रट्टा मार के अभी से याद रखना जरूरी नहीं है, समझ के याद रखेंगे, आगे जाके हम कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, ये सब। तो ये सभी को अभी रट्टा मत मारिए प्लीज, हाँ। देन आएगा यूनिट वेक्टर, एक आएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको ना। यूनिट वेक्टर क्या है, द वेक्टर दैट इज यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के साथ जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो देन आएगा मेरा कोप्लानर वेक्टर्स करके, कोप्लानर वेक्टर्स क्या है, जो एक कॉमन प्लेन में रहेगा। कोलिनियर वेक्टर, जो एक लाइन में रहेंगे, एक लाइन में आएगा, ठीक है, एक लाइन में आएगा, कोलिनियर वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट सबका एक होगा, ठीक है ना। ये सभी चीजें हम याद रखेंगे बस, ठीक है, डेफिनेशन याद, मतलब रट्टा नहीं मारना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम वो सभी पे ध्यान नहीं देंगे, बस हमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को हम याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही एक बार पढ़ लेंगे कोई बुक से, पोलर वेक्टर क्या है, एक्सेल वेक्टर क्या है, ये सब बस ऐसे ही उड़ाना, ना पढ़ने से भी चलेगा, ठीक है। कोप्लानर क्या है, पोलर क्या है, मैं सब बोला, वैसे याद रखो, और कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे जाके रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ टू शिफ्ट अ वेक्टर, एक वेक्टर को आप शिफ्ट कैसे करेंगे सो दैट वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू शिफ्ट अ वेक्टर विदाउट चेंजिंग द वेक्टर, ठीक है ना। हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हाउ टू शिफ्ट a vector without changing the vector, ठीक है। ध्यान से सुनिए, वेक्टर चेंज कब होगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछा, विदाउट चेंजिंग बोला है ना,
तो आप उल्टा सोचिए कि चेंज कब होगा। वेक्टर में दो ही चीज़ है, उनमें से एक चीज़ चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेक्टर चेंज होगा, हाँ कि ना? बात समझ रहे ना? अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, समझ रहे ना? तो वेक्टर चेंज कब होगा? जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगा, या तो दोनों चेंज हो जाएंगे। समझ रहे ना भाई? इधर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगा, या तो दोनों चेंज हो जाएंगे, तो वेक्टर चेंज हो सकता है। अब बताइए, मैं एक वेक्टर लिया P Q, ये वेक्टर A है। तो A का जो देखो, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ये वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होगा, बात समझिए, मैं शिफ्ट करूंगा, ये है मेरा ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। मैं अगर ये वेक्टर को शिफ्ट करूंगा तो कैसे शिफ्ट कर सकता हूं? विथाउट एनी चेंज इन द वेक्टर, ठीक है ना? मैं कैसे शिफ्ट कर सकता हूं विथाउट एनी चेंज इन द वेक्टर, ठीक है। देखिए, अगर मैं ऐसा करूं, देखो ये जो वेक्टर है A, इसका मैग्नीट्यूड PQ लेंथ देगा, हाँ कि ना? तो अगर मैं PQ लेंथ को चेंज कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये एरो P से Q है, अगर मैं P से Q ही एरो दूंगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर मैं ये PQ जितना लेंथ है उतना ही लेंथ लूं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन जैसा है वैसा रखो तो चेंज नहीं होगा, हाँ कि ना? अगर मैं ये लेंथ छोटा कर दूं मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, अगर मैं बड़ा कर दूं मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? मैं अगर ऐसा करूं कि मैं इसी वेक्टर को शिफ्ट करूं पैरेलल करके, बात समझिए, पैरेलल करके ऐसे शिफ्ट करूं, जितना था उतना ही लेंथ लिया, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ही लिया। दिस इज शिफ्टेड वेक्टर। क्या कुछ अलग दिख रहा है आपको? ये जिधर जा रहा था ये भी उधर ही जा रहा है, डायरेक्शन सही में। इसका जितना लेंथ था इसका उतना ही लेंथ है, मैग्नीट्यूड सही में। तो क्या चेंज होगा? आप बोलोगे सर आप नीचे ले, अरे लेने दो, मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ कि बताओ, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? मैग्नीट्यूड लेंथ चेंज हुआ कि नहीं? तो खत्म, कुछ ही तो, मेरा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो वेक्टर भी चेंज नहीं हुआ। समझ रहे ना? मेरा अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता, लेंथ अगर चेंज होता, मैं लेंथ को थोड़ा बढ़ा देता तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, तो ये वेक्टर चेंज हो जाता। समझ रहे ना? तो अगर मैं ये वेक्टर को ऐसे आगे शिफ्ट करूं, बात समझी, एंड मैं मेजर करूंगा PQ जितना है, मैं यहाँ पे P डैश ले आऊंगा, यहाँ पे Q डैश ले आऊंगा। PQ जितना है P डैश Q डैश उतना ही रखूंगा, एंड एरो उधर दे दूंगा, फिर भी चेंज नहीं होगा। ये भी एक शिफ्टेड वेक्टर ही की तरह काम करेगा, शिफ्टेड वेक्टर, क्योंकि देखो जितना लेंथ है उतना लेंथ अगर आप ड्रॉ करते हो मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट हो जाता है। जो डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में ही अगर आप एरो देते हो तो आपका डायरेक्शन भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। अगर ये दोनों में से कुछ चेंज नहीं हुआ तो वेक्टर भी चेंज नहीं हुआ, एंड आप शिफ्ट भी कर लिए वेक्टर को। तो एक बात याद रखेंगे, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर विथ सेम लेंथ, समझ रहे, विथ सेम मैग्नीट्यूड, बात समझ रहे हो ना? तो वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर, हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर बाय पैरेलल टू द ओरिजिनल वेक्टर
original vector with same length representing the line। ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ लेके हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। देखो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल ही है, सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल। उसी लाइन में कीजिए। मैं इसको देखो पी क्यू को ऐसे पीछे भी ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यू डैश ले आऊँगा, इधर पी डैश ले आऊँगा, इधर पी डैश आ जाए लगा दूंगा। बस लेंथ जो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इधर भी रख सकता हूँ, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलल करके शिफ्ट कर सकता हूँ विथआउट चेंजिंग द लेंथ, विथआउट चेंजिंग द लेंथ। तो ये हो जाएगा मेरा क्या ना क्यू डैश, ये हो जाएगा मेरा पी डैश, डायरेक्शन पी डैश से क्यू डैश। तो मैं एक वेक्टर को पैरेलल करके शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ विथआउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वेक्टर। एंड पैरेलल है इसका मतलब डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। पैरेलल अगर होगा दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। समझ रहे ना। तो हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, बाय शिफ्टिंग द वेक्टर्स पैरेलल टू द वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर और पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है ना, विथ सेम लेंथ रिप्रेजेंटिंग द लाइन। जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को उसका जो लेंथ होगा उतना ही लेंथ लेके हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, हाउ टू शिफ्ट अ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए काम करेगा। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच आप एंगल कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बिना आप ना पूरा वेक्टर चैप्टर में फंस जाएंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, समझ रहे हैं भाई। फर्स्ट थिंग हमें कुछ चीजें समझना है। क्या समझना है? एंगल निकालने के लिए आपको दो वेक्टर चाहिए। एक वेक्टर का एंगल थोड़ी निकालेंगे आप, किसके साथ निकालेंगे? एक वेक्टर होगा, किसके साथ एंगल निकालेंगे? तो लेट आपके पास दो वेक्टर है, ए है बी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास ए बी का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है? देखो, ध्यान से समझिए। मैंने 3 डायग्राम लिया, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए। ये डायग्राम देखेंगे तो ये वेक्टर ए का टेल है। एरो कहां से कहां होता है भाई? ऐसे जा रहा है तो यहां पे टेल होगा, हमेशा टेल से हेड होता है, तो टेल ऑफ द वेक्टर ए है। ये जो पॉइंट होगा हेड ऑफ द वेक्टर ए होगा, हाँ कि ना? वैसा ही फिर ये जो पॉइंट होगा, देखो वेक्टर बी कुछ ऐसे जा रहा है, ये जो पॉइंट होगा टेल ऑफ द वेक्टर बी होगा, एंड ये जो पॉइंट होगा हेड ऑफ द वेक्टर बी होगा। वैसा ही वेक्टर ए देखिए ऐसे जा रहा है, हमेशा एरो कहाँ से कहाँ होता है? टेल से हेड होता है। तो अगर एरो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे हेड होगा, अगर एरो ऐसे जा रहा है यहाँ पे हेड होगा बी का, एंड यहाँ पे होगा टेल ऑफ बी, यहाँ पे होगा टेल ऑफ ए। वैसा ही एरो ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे हेड ऑफ बी होगा, यहाँ पे हेड ऑफ ए होगा, यहाँ पे टेल ऑफ बी होगा, यहाँ पे टेल ऑफ ए होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो वेक्टर कनेक्टेड है एक दूसरे को, टेल हेड, ए वेक्टर का हेड के साथ बी वेक्टर का टेल कनेक्टेड है। फिगर 1 में ए वेक्टर का हेड के साथ बी वेक्टर का टेल कनेक्टेड है कि ना? फिगर 2 में
बी वेक्टर का टेल के साथ ए वेक्टर का टेल कनेक्टेड है। फिगर 3 में बी वेक्टर का हेड के साथ ए वेक्टर का हेड कनेक्टेड है। तो इस डायग्राम में हेड ऑफ द वेक्टर ए is connected to tail of the vector b। इस डायग्राम में tail of vector b is connected to tail of vector a। इस डायग्राम में head of vector a is connected to head of vector b। ठीक है, ध्यान से समझिए। जहां पे हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा, एक का हेड दूसरा का टेल लगा होगा, उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। बात समझ रहे हैं? हाँ ना? सॉरी यार, जहां पे एक का हेड दूसरा का टेल लगा होगा वहां पे बोलते हैं सेम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। मतलब वेक्टर ए इज कनेक्टेड टू बी बाय सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर इसको क्या बोलते हैं? व्हेन हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर, द वेक्टर्स आर सेड टू बी इन सेम ऑर्डर। तो हम यहां पे लिख लेंगे नोट, व्हेन हेड, that is final point of one vector is connected to tail of, tail मतलब initial point, ठीक है ना, और ये final point initial point, connected to tail of another vector, then the vectors are said to be, ठीक है ना, then the vectors are said to be in same order। ठीक है, आर इन सेम ऑर्डर। बट जब टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा, देखो एक का टेल दूसरा का टेल, या तो एक का हेड दूसरा का हेड कनेक्ट होगा, दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस आर नोन एज डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टेल ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर, दैट इज दोनों का इनिशियल पॉइंट एक होगा, देन दोज वेक्टर्स आर नोन एज आर इन डिफरेंट ऑर्डर, देन द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज नोन एज डिफरेंट ऑर्डर, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इन डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है ना? इफ हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू हेड ऑफ अनदर वेक्टर, then also the vectors are said to be in different order। समझ रहे ना बात को? हाँ जी। तो अब हमें निकालना था एंगल। मैं ये ऑर्डर बता दिया, ये मेरा बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आगे जाके एंड इसमें भी यूज होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता क्या है? समझ रहे ना क्या होता है? द स्मॉलेस्ट एंगल between two vectors when they are connected in different order is known as angle between the vectors। समझे? द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ऑर्डर इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। उसी स्मॉलेस्ट एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। भाई बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? वो स्मॉलेस्ट एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब वेक्टर डिफरेंट ऑर्डर में होंगे। डिफरेंट ऑर्डर मतलब हमेशा क्या होगा? टेल के साथ टेल कनेक्ट होगा या तो हेड के साथ हेड कनेक्ट होगा।
अगर नहीं होगा, आपको एंगल निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये कम्बिनेशन लाएंगे, ये कम्बिनेशन लाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे लाएंगे? बाय शिफ्टिंग द वेक्टर। हम शिफ्ट करेंगे वेक्टर को, शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाँ कि ना। कैसे शिफ्ट करेंगे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ रहे ना। वेक्टर को शिफ्ट करके लाएंगे, बात समझ रहे ना। तो देखिए, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा कैसे एंगल निकालेंगे। लेट ये मेरा एक डायग्राम में, लेट ये दूसरा डायग्राम में, ठीक है। लेट ये तीसरा डायग्राम में, बात समझिए। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर ए। बताइए इस डायग्राम में टेल ऑफ वेक्टर ए, टेल ऑफ वेक्टर बी है, हेड ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ वेक्टर बी है, हाँ कि ना। बात समझिए, हेड ऑफ वेक्टर बी इधर है, हेड ऑफ वेक्टर ए इधर है, ठीक है। ये कैसे होगा, टेल हेड कैसे लेंगे, ये सब बताया था मैंने। तो यहां पे देखिए दो दो एंगल आ रहा है, आप देखेंगे ना यहां पे दो दो एंगल आ रहे हैं। देखिए कैसे, ये एक एंगल आ रहा है, देखो इसका टेल कनेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो ये एक एंगल आ रहा है और एक एंगल ये आ रहा है। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा। बड़ा कौन है, 360 माइनस थीटा, दिख तो रहा है ना बड़ा बोल के। जो कैलकुलेशन में बड़ा आएगा वो नहीं लेंगे, हमें क्या बोला है, छोटा वाला एंगल लेना है, स्मॉलेस्ट एंगल को लेना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहां पे टेल टेल कॉम्बिनेशन है, तो ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, समझ रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हेड ऑफ वेक्टर है, यहां पे टेल ऑफ वेक्टर बी है, यहां पे हेड ऑफ वेक्टर बी है, यहां पे टेल ऑफ वेक्टर ए है। क्या यहां पे टेल टेल कॉम्बिनेशन है, हेड हेड कॉम्बिनेशन है? नहीं है, नहीं है, समझ रहे। तो आपको क्या करने हैं, आपको क्या करने हैं, टेल टेल कॉम्बिनेशन लाने हैं। अगर आपका डिफरेंट ऑर्डर नहीं है वेक्टर, आप एंगल नहीं निकाल सकते। तो फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट। आप निकालेंगे कि ये दोनों का डिफरेंट ऑर्डर मैं निकालूं, कैसे निकालेंगे ना, ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ आप शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे रे भाई, शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ आप शिफ्ट करेंगे आगे। ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है, शिफ्ट कर लेंगे। तो अब देखो ये जो टी ए डैश आ गया यहाँ पे, एंड एच बी एच ए डैश यहाँ पे आ गया, हेड ऑफ द ए वेक्टर इधर आ गया, टेल ऑफ द वेक्टर है यहाँ पे आ गया। मैं शिफ्ट किया, कैसे शिफ्ट किया, मैं बोला था आपको कैसे शिफ्ट करेंगे, पैरेलली वी कैन शिफ्ट, है कि ना, शिफ्ट किया। तो अब देखो यहाँ पे टेल ऑफ वेक्टर ए है, टेल ऑफ वेक्टर बी है, तो ये एंगल बन गया थीटा। तो दिस इज एंगल, समझ रहे हैं। बड़ा वाला एंगल नहीं लेना, छोटा वाला एंगल लेना। अगर नहीं होगा डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर आप लाएंगे, कैसे लाएंगे, बाय शिफ्टिंग द वेक्टर्स। यहां पे देखो, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, टेल ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ वेक्टर बी, टेल ऑफ वेक्टर बी है ना, कॉम्बिनेशन हेड हेड, डिफरेंट ऑर्डर है ना, छोटा एंगल, समझ रहे ना, थीटा। तो दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ आया, एंड पेशेंस के लिए धन्यवाद। एंड आप अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए। नोट आपको मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको समझ आया एंड मैं हेल्प कर पाया थोड़ा बहुत, एंड कर पाया तो अच्छा बात है, नहीं कर पाया भाई गाली मत करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।